हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आज कर रहे हैं हम एनआई एक्ट का लास्ट टॉपिक, है ना, डिसऑनर ऑफ चेक। बस एक ये छोटा सा टॉपिक है जो लगभग आधे घंटे में से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ हमारा एनआई एक्ट फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक सेशन हम डेडिकेटेडली जैसे क्वेश्चंस को देते आ रहे हैं, जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया या सोगा में दिया, उसी तरीके से यहाँ पर भी देंगे। तो टोटल 5 सेशंस में सोगा हो गया था, एनआई एक्ट टोटल 6 सेशन में होगा इंक्लूडिंग ऑफ एमसीक्यूज। ओके, तो चलिए लास्ट सेशन में हमने बात खत्म करी थी कि चेक क्रॉस कौन कर सकता है, अलग अलग तरीके की चेक्स की क्रॉसिंग कैसे होती है, वो सब के बारे में हमने लास्ट सेशन में बात की थी। आज सेक्शन 138 के अंदर डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है मेरे साथ। पहले हम सिनेरियोज देखेंगे, उसके बाद जो हमारी किताब में लिखा है उसको भी पढ़ लेंगे। ओके, सिनेरियो 1 क्या है, चेक ऑनर हो गया है, मतलब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली चेक ऑनर वर्सेस चेक डिसऑनर्ड। सिचुएशन 1 क्या है, जब चेक दिया वो ऑनर हो गया, है ना, मतलब शाहरुख खान ने एक चेक इश्यू किया या हायर किया आलिया भट्ट को, ओके, एट अ प्राइवेट इवेंट ही इज होस्टिंग, to perform at a private event he is hosting. Okay, after the event Shah Rukh Khan writes a check for rupees 2 lakh from his account at HDFC बैंक, अपने HDFC बैंक से का एक चेक बनाया। मतलब ड्रॉई बैंक कौन है, ड्रॉई कौन है, HDFC बैंक, ड्रॉर कौन है, SRK, और पे कौन है, आलिया भट्ट। ओके, आलिया ने डिपॉजिट किया इस चेक को अपने अकाउंट में। इनका अकाउंट का नाम है ICICI, इनका अकाउंट है ICICI, इनका अकाउंट है HDFC। तो ये HDFC है पेइंग बैंक और ICICI कलेक्टिंग बैंक। सो बेसिकली SRK ने एक चेक बनाया 2 लाख रुपए का और दे दिया। तो ही इज द ड्रॉर, HDFC इज द ड्रॉई एंड AB इज द आलिया भट्ट इज पे। अब आलिया भट्ट ने ये चेक डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में ICICI में। Okay, a few days later, ICICI Bank processes the check and HDFC verifies that Shah Rukh Khan has sufficient funds. इनके अकाउंट में इतने पैसे हैं जितने का चेक इशू हुआ है। ओके, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। तो HDFC ने अप्रूव कर दिया इस पेमेंट को एंड द अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज इज ट्रांसफर्ड इन आलियाज अकाउंट, जो कि ICICI में है। आलिया ने अपना बैलेंस चेक किया, उसने कहा 2 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। ये सिंपल क्या हो गया, यहाँ पर चेक ऑनर हो गया है। यहाँ पे चेक क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर चेक ऑनर हो गया है। तो जैसे हमने यहाँ पर चेक ऑनरिंग की बात करी, अब बात करते हैं चेक डिसऑनर की, क्योंकि वहां पे एक प्रोसेस है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे कार्तिक आर्यन ने एक चेक बनाया दीपिका पादुकोण के लिए फॉर 5 लाख रुपीज। यहाँ पे चेक डिसऑनर हो रहा है, ये सिचुएशन 2 है। ओके, कार्तिक आर्यन राइट्स अ चेक फॉर 5 लाख रुपीज टू हिज डिजाइनर फ्रेंड, जिसका नाम है दीपिका पादुकोण। ओके, ये हमारे कार्तिक आर्यन रहे, ये हमारी दीपिका पादुकोण रहे, फॉर डिजाइनिंग अ कलेक्शन फॉर हिम। एजेंडा ये इन कंसिडरेशन कलेक्शन बनाने के लिए 5 लाख रुपए। ही गिव्स दीपिका द चेक एंड शी डिपॉजिट्स इट इन हर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे दीपिका का बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक। ओके, नाउ however, the Axis Bank processes the check. They send it to Karthik's bank, that is SBI. अब SBI के पास, जो कार्तिक का बैंक है वो है SBI। SBI के पास वेरिफिकेशन के लिए ये चेक जाएगा। एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ इनके अकाउंट में इतने पैसे हैं, पैसे प्रोसेस हो जाएंगे। SBI ने जब चेक किया तो उन्होंने देखा उनके अकाउंट में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए रखे हैं। ठीक है, जो जिससे 5 लाख का चेक की पेमेंट तो नहीं होगी, तो SBI ने रिफ्यूज कर दिया कि वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चेक क्या हो गया, चेक हो गया डिसऑनर। चेक इज डिसऑनर्ड हियर। चेक डिसऑनर हो गया। SBI ने इमीडिएटली चेक को रिटर्न कर दिया। SBI ने इमीडिएटली इशू अ चेक रिटर्न मेमो टू एक्सिस बैंक, वापस कर दिया।
स्टेटिंग कि यहाँ पर पैसे सफिशिएंट नहीं है, इस अकाउंट में पैसे सफिशिएंट नहीं है एज अ रीजन फॉर डिसऑनर। हमारे एक्सिस बैंक ने अपनी कस्टमर दीपिका पादुकोण को बताया कि भैया पैसे नहीं आ सकते क्योंकि चेक तो वापस आ गया, चेक का मेमो के साथ वापस आ गया कि उसके अकाउंट में तो सफिशिएंट फंड्स नहीं है, जिस सफिशिएंट जो चेक 5 लाख रुपए का दिया है उतने पैसे नहीं आ सकते हैं। Deepika now knows that Karthik checks could not be processed and she will have to contact him to resolve the issue. अब क्या प्रोसेस होगा उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार जो लिखा है उसको देखते हैं। A check is said to be honored if the bank gives the amount to the payee, जिसको पैसे मिलने हैं, who is supposed to receive money। इसमें कोई टेंशन नहीं है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यस, while if the bank refuses to pay the amount to pay, the check is said to be dishonored, जैसे हमारे दीपिका पादुकोण और कार्तिक आर्यन के केस में हुआ। In other words, dishonor of check is a condition in which bank refuses to pay the account of the check to the payee। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो ड्रॉई बैंक को एक कैश रिटर्न मेमो इश्यू करना होता है। क्या इश्यू करना होता है? कैश रिटर्न मेमो इश्यू करना होता है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है। किसको देना है? पेई बैंक को। तो हमारे केस में पेई बैंक कौन था? एक्सिस बैंक। दीपिका पादुकोण का बैंक था एक्सिस बैंक और कार्तिक आर्यन का बैंक था एसबीआई। एसबीआई ने कैश रिटर्न मेमो दे दिया एक्सिस बैंक को, दीपिका के बैंक को। टू द पेईज बैंकर स्पेसिफाइंग कि रीजन क्या है, क्यों हुआ है डिसऑनर। जैसे इस केस में सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, है ना, इसलिए यहाँ लिख दिया था इनसफिशिएंट फंड्स। एक कैश रिटर्न मेमो बनाया और लिख दिया इनसफिशिएंट फंड्स है। द पे बैंकर प्रोवाइड्स अ मेमो एंड डिसऑनर द चेक टू पे। जैसे एक्सिस बैंक ने दीपिका को बताया था, इसी तरीके से यहाँ पर पे को पेई बैंक बता देगा कि भैया जी देखो आपका चेक रिटर्न हो गया, ये रीजन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब there are total 5 ingredients of the offense under section 138 of a Negotiable Instrument Act 1881। सेक्शन कौन सा है? 138। डिसऑनरिंग ऑफ चेक आता है सेक्शन 138 में। ओके, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट कैन बी एक्ट्रैक्टेड गिवन सफिशिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेड ऑफेंस। मतलब हम इसे गुनाह तब मानेंगे जब ये सब कुछ हो रहा होगा। एक चेक बना, वो चेक बैंक में गया, वो रिटर्न हो गया अनपेड ड्रॉई बैंक को। गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक डिमांडिंग पेमेंट। अब दीपिका क्या करेगी? रिटर्न में एक नोटिस भिजाएगी कार्तिक को कि भाई पैसे दे दो मेरे, तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे है नहीं। अगर इस पे भी फेलियर हो जाता है, ड्रॉअर जो है सफिशिएंट पैसे नहीं रख पाता है, 15 दिन का समय दिया जाता है फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस, देन upon such dishonor of an issued check the payee can initiate legal proceeding। मतलब दीपिका के अकाउंट में पैसे नहीं आए, कार्तिक ने चेक दे रखा था, अब इस बात पे दीपिका अकाउंट केस नहीं कर सकती है। दीपिका को पहले एक रिटन में एक नोटिस देना होगा कि भाई तेरे पास 15 दिन का समय है, पैसे दे दे मेरे, ठीक है, अदरवाइज तो फिर जो लीगल प्रोसेस है वो करेंगे। 15 दिन हो गए, कार्तिक ने पैसे नहीं डाले, अब दीपिका लीगल प्रोसेस चालू करेगी अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881। ओके, इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881। सबसे पहले क्या है? एक चेक बनाया गया, रणवीर ने को 50,000 रुपये देने थे प्रियंका चोपड़ा को, उसकी फ्रेंड है। ओके, टू सेटल दिस डेट रणवीर ने एक चेक इश्यू कर दिया, 50,000 रुपए का फ्रॉम हिज अकाउंट एट एक्सिस बैंक एंड गिव्स इट टू प्रियंका। तो ड्रॉ ई कौन है? एक्सिस बैंक। ड्रॉअर कौन है? रणवीर। यस, अब चेक प्रेजेंट हुआ, प्रियंका ने अपना चेक जो है अपने एचडीएफसी बैंक पे दे दिया। तो प्रियंका का चेक बैंक कौन है? एचडीएफसी बैंक, मतलब ये कलेक्टिंग बैंक, पे ई का बैंक है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक देन सेंड्स द चेक फॉर क्लियरेंस टू एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक को दे दिया, वेयर रणवीर होल्ड्स द अकाउंट। ओके, अब रिटर्निंग द चेक अनपेड, पैसे आप नहीं आए, एक्सिस बैंक अपॉन रिसीविंग द चेक चेक्स रणवीर अकाउंट एंड वहाँ देखते हैं कि चेक हो रखा है 50,000 रुपये का इशू, बट 50,000 रुपये तो है ही नहीं उसके अकाउंट में, इनसफिशिएंट फंड्स है। तो जो एक्सिस बैंक था रणवीर का,
उस एक्सिस बैंक ने प्रियंका के HDFC बैंक को कैश मेमो के साथ ये चेक वापस कर दिया और रीजन स्टेट कर दिया कि सफिशिएंट फंड्स नहीं थे। ओके, रिटर्न द चेक और लिख दिया इनसफिशिएंट फंड्स। अब गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट। अब जब ये चेक डिसऑनर हो गया, द मेमो फ्रॉम HDFC बैंक मिला, प्रियंका ने एक लीगल नोटिस भेजा रणवीर को। इन द नोटिस शी डिमांड्स दैट रणवीर शुड पे दिस 50,000 रुपीज विद इन 15 डेज। 15 दिन की लंबी बढ़िया कहानी है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। जिस दिन नोटिस मिला उस दिन से 15 दिन, ठीक है। अब फेलियर ऑफ द ड्रॉ टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज। अब 15 दिन चले गए, रणबीर ने पेमेंट नहीं दे पाए, 50,000 रुपये प्रियंका के नहीं दे पाए। डिस्पाइट रिसीविंग द नोटिस, रणवीर फेल्स टू पे द 50,000 रुपीज टू प्रियंका विद इन 15 डेज पीरियड। अब हो जाएगी कानूनी कार्यवाही स्टार्ट। सिंस रणवीर हैज नॉट पेड द अमाउंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम दैट इज 15 डेज, Priyanka can now initiate a legal proceeding against him under Section 138 of NI Act 1881 for the dishonor of the check that has been made by Ranveer to Priyanka. आसान, सिंपल, ठीक है। अब एक एप्लीकेशन समझते हैं सेक्शन 138 के NI एक्ट में। जैसे मान लेते हैं कटरीना ने 3 लाख रुपए विकी कौशल को दे रखे थे टू हेल्प हिम विद अ पर्सनल फाइनेंस मैटर। विकी ने अग्री किया कि मैं 3 महीने में पैसे वापस दे दूंगा। एट द एंड ऑफ द अग्रीड पीरियड विकी ड्रॉज अ चेक फॉर 3 लाख रुपीज। ओके, जो जिसका अकाउंट था वो था PQR बैंक में, ये विकी कौशल का अकाउंट है यहाँ पर, एंड हैंड्स इट ओवर टू कटरीना एज रीपेमेंट ऑफ दैट डेट। चेक दे दिया, भैया जी ले लो अपने पैसे, 3 लाख रुपए आपने हमें दिए थे, हमारा हिसाब हो गया चुकता। अब क्या होगा, विकी ने 3 लाख रुपए का चेक बनाया। अब उसका अकाउंट PQR बैंक में था, कटरीना के डेट जो देना था 3 लाख रुपए सेटल करने थे। कटरीना ने जाके अकाउंट में अपने दिखाया अपने बैंक में, ठीक है। कटरीना का बैंक है XYZ बैंक। ओके, अब XYZ बैंक ने ये चेक दिया PQR बैंक को, विकी के बैंक को। अब मान लेते हैं उस अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, 3 लाख रुपए देने थे बट अकाउंट में तो सिर्फ 1 ही लाख रुपए रखे हैं, तो कैश रिटर्न मेमो बनाएगा PQR बैंक मतलब विकी का बैंक और दे देगा कटरीना के बैंक को जो कि है XYZ बैंक। अब जब ये इनसफिशिएंट और साथ में देखेगा रीजन की क्यों पैसे क्यों हमारा चेक जो है ऑनर नहीं हुआ, इनसफिशिएंट फंड है क्योंकि। अब कटरीना का बैंक मतलब XYZ बैंक कटरीना को बताएगा भाई देखो ऐसा है। अब कटरीना 15 दिन का एक लिखित में नोटिस, लीगल नोटिस भेजेगी, 15 दिन में पैसे जिस दिन से मिले आपको नोटिस मिला उस दिन से 15 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो हम कानूनी कार्यवाही शुरू करेंगे। ओके, तो आफ्टर रिसीविंग द डिसऑनर्ड check and memo, XYZ bank informs Katrina. Following the legal procedure, Katrina sends a formal written notice to Vicky within 30 days of receiving the memo demanding payment of 3 lakh rupees. Actually यहाँ पर 15 डेज हमको बताया हुआ है, यहाँ पे 15 डेज बता रखा है तो यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ। ओके, ओके, नो सॉरी सॉरी गाइस, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो जैसे मान लेते हैं कटरीना को जिस दिन चेक कैश रिटर्न का चेक मेमो मिला उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर अभी नोटिस भेजना होगा, ये लिखा हुआ है। कटरीना सेंड्स अ फॉर्मल नोटिस टू विकी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द मेमो डिमांडिंग 3 लाख रुपीज। अब इस 30 दिन के अंतर्गत अगर कटरीना ने कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, 30 डेज में करना पड़ेगा। 30 डेज के अंतर्गत लेट्स से 1 सितंबर को चेक डिसऑनर हुआ, ठीक है, 30 सितंबर से पहले कटरीना ने एक लीगल नोटिस भेज दिया, कैश मेमो आया था 1 सितंबर को, लीगल नोटिस 30 सितंबर से पहले भेज दिया कटरीना ने। अब इस 30 सितंबर को ऐसे भेजा बट पहुंचा 1 अक्टूबर को विकी के पास, तो 1 अक्टूबर से 15 डेज के अंतर्गत पेमेंट करनी होगी। अगर नहीं होता है तो चेक हो जाता है डिसऑनर और अब
कटरीना जो है विकी के लिए लीगल स्टेप्स उठा सकती है। Within 15 days of the receipt, पेमेंट करनी होगी। Vicky receives the notice from Katrina but fails to pay rupees 3 lakh within 15 days from the notice. अब हो जाएगा legal process start. Since Vicky does not make the payment within the specified 15 days after receiving the notice, Katrina now has a right to initiate legal proceedings against Vicky under section 138 of Negotiable Instrument Act 1881. Now, Vicky is deemed to have committed this offense of dishonoring of the check, okay, due to insufficient amount in the account. अब potential penalties क्या है? जेल जाने को दिया जा सकता है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, या फिर बोला जा सकता है कि फाइन के साथ he may require to pay a fine that can go up to twice the amount of the check. अगर 3 लाख का चेक है तो हो सकता है 6 लाख रुपए देने पड़ जाए इस केस में, या फिर दोनों चेक भी मतलब फाइन भी देना है अप टू 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स भी हो सकता है, 1.2 टाइम्स भी हो सकता है जैसे कि जज बोलेगा वैसे, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकता है। Additionally, if Vicky pleads not guilty, Vicky ने बोला नहीं मेरी गलती नहीं है, court may order him to pay interim compensation to Katrina. This compensation may not exceed 20% of the check amount. जैसे चेक अमाउंट है 3 लाख रुपए, तो ये होगा 60,000 रुपए से ज़्यादा का इंटरिम कंपनसेशन नहीं देना होगा, okay, which in this scenario would be 60,000. 3 lakh का 20% is 60,000, right? This interim compensation is to be paid within 60 days. सारे days important है ये from the date of the court order. और अगर if Vicky is later acquitted, Katrina will be required to repay interim compensation with the interest. मतलब मान लेते हैं कि कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी और विकी ने बोला नहीं नहीं आई एम नॉट गिल्टी, मैं आई प्लीड नॉट गिल्टी, तो हो सकता है कोर्ट बोल दे अभी के लिए आप 20% अमाउंट जो है इंटरिम कंपनसेशन दे दो, और फिर जैसा भी केस की एंड में सुनवाई होगी, जो भी मैं जजमेंट दूंगा वो अकॉर्डिंगली काम करना होगा। दे दिए विक्की ने। अब लेट्स से एंड में पता चला विक्की इज एक्चुअली नॉट गिल्टी, बैंक की गलती थी, चेक में कुछ गड़बड़ थी, समथिंग लाइक दैट, ओके, कुछ भी विक्की जो है वो बाइज्जत बली करते हैं लेट्स से, तो जो ये पैसे दिए हैं इंटरिम कंपनसेशन देनी पड़ी थी 60,000 रुपए की विक्की को, ये कटरीना को वापस देनी होगी। ये सब बातें यहाँ साफ साफ लिखी हैं गाइस, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो आई एम मार्किंग इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये नोट्स आपको मिलेंगे लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आई विल बी एबल टू शेयर दीज नोट्स विद यू। अब यहाँ पे 2 केस लॉज है, ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंस हैं। एक केस था राकेश नेम कुमार पुरवाल वर्सेस नारायण ढोंडू जो लेकर ये मुंबई हाई कोर्ट में हुआ था, held that any reason for dishonor of check constitutes an offense in section 138, किसी भी कारण से, ओके। और एक केस मद्रास हाई कोर्ट में हुआ था, ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ था, ये मद्रास हाई कोर्ट में हुआ, जे वेरेंगवन वर्सेस ललित कुमार। यहाँ पे कंफर्म किया गया that the phrase dishonor of check for insufficiency etc of funds under section 138 covers a broad range of reasons for dishonor. अलग अलग तरीके की वजह, अलग अलग कारणों की वजह से डिसऑनर हो सकता है, एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इनसफिशिएंट फंड्स। इनसफिशिएंट फंड्स तो एक कारण है, इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो रहा है, ओके। तो हमें यहाँ समझ में आ गया सेक्शन 138 किस तरीके से अप्लाई करता है, डिसऑनर इनसफिशिएंसी केस तो हमने समझा ही है, और जहाँ नॉट गिल्टी प्लीड करते हैं वहाँ पर का भी हमने इंटरिम कंपनसेशन का पॉइंट देख लिया और 60 डेज में पेमेंट देख लिया, ओके। आई होप गाइस दिस इज ऑल क्लियर टू एवरीबडी। और ये नेम हमें लर्न करने हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ था राकेश नेम कुमार पोरवल वर्सेस नारायण ढोंडू जुगलेकर, और ये मद्रास हाई कोर्ट में हुआ था वेंगरावन वर्सेस ललित कुमार। तो ये साउथ इंडियन नेम्स हैं, ये महाराष्ट्रियन नेम्स दिख रहे हैं हमको, दिख रहे हैं है ना, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको विकी और कटरीना के एग्जाम्पल से समझाया एग्जैक्टली वही बातें यहाँ पर, अब किताब क्या बोल रही है, वर्जिन हमने नींबू पानी पढ़ लिया, वर्जिन मोहितो पढ़ने लग रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मुझे।
सेक्शन 138 एक्ट का बोलता है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन अकाउंट वेयर एनी चेक डिमांड ड्रॉन बाय अ पर्सन an account maintained by him with the bank of the payment of any amount of money to another person, जैसे हमारे केस में विकी ने कटरीना को देने थे, ओके, out of that account for the discharge in whole or in part or debt or other liabilities returned by bank unpaid, चेक दिया पैसे आए नहीं उसके बैंक से, yes, either because of the amount of money standing to the credit of the account is insufficient to honor, जितने पैसे लिखे रखे हैं उसमें ऑनर नहीं हो सकता, या फिर that it exceeds the amount arranged to be paid from the account by the agreement made with the bank. हो सकता है विकी का अकाउंट में पैसे तो हो बट विकी की ऑलरेडी कोई लायबिलिटी अपने बैंक के साथ चल रही हो, उसके कुछ अग्रीमेंट्स हो, ओके, तो हम ये बोलेंगे that person has committed an offense and shall without prejudice to any other provisions of the act be punished with imprisonment for a term that may extend to 2 years or with a fine which may extend to twice the amount of check or with both, provided that nothing contained in this section shall apply unless the check has been presented to bank within a period of 6 months. अब ये 6 months हटा के 3 months हो गया है, इसके बाद चेक जो हो जा रहा है, इसके बाद चेक after this is the check is stale, मासा हो जा रहा है, पहले 6 महीने हुआ करता था, अब 3 महीने है, याद रखना है आपको, ठीक है। आरबीआई का सर्कुलर आया था 2011 में, 2012 से इफेक्टिव हो गया था, ओके। तो जैसे मान लेते हैं 1 सितंबर को मैंने चेक इशू किया, तो 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर तक पेमेंट हो जानी, वाला चेक प्रेजेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि चेक तो इट इज ओनली पेड ऑन डिमांड, yes, the pay or the holder in due course of the check as the case may be makes a demand for the check for the payment of the said amount with a notice in writing to the drawer within 30 days, 30 दिन के अंतर्गत, अगर जिस दिन से उसको बैंक से इंफॉर्मेशन मिली है कि उसका चेक डिसऑनर है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर नोटिस भेजना होगा, और उस नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी ड्रॉर को, नहीं करते हैं तो चेक, अब लीगल प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, ओके, by him for the bank regarding the return of check as unpaid, and the drawer of such check fails to pay the payment of the amount of money to the payee, or as the case may be the holder in due course of the check within 15 days. देखो यहाँ पे जो हम यहाँ पे नंबर्स में पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी हम कहानी के थ्रू पढ़कर आ गए हैं, सो आई होप इट इज ऑल चमका चमका इन योर हेड, yes. For the purpose of this section, debt or other liability means legally enforceable debt or other liability. In short, upon dishonor of check in exercise of his dues, जो पैसे मिलने थे कटरीना को मिलने थे ना, एक्सेस अपने ड्यूज क्लियर करवाने थे, कभी को पैसे क्लियर करने थे, वो नहीं हुए, इनिशिएट अ लीगल नोटिस विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द चेक डिसऑनर मेमो, उसके बैंक से मिल गया होगा, the said drawer of the check is bound to pay within 15 days from the receipt of the legal notice, or the right to sue for the payee arises for the same. अब जिसने पैसे मिलने थे, कटरीना को पैसे मिलने थे, वो right to sue उसके पास आ गया है. With regard to same, it is however becomes pertinent to mention the recent amendments published on 2nd of August 2018 and enforced on 1st of September 2018. 2nd August को अमेंडमेंट आई थी 2018 में, और 1st of September को ये चेंजेस आ गए थे. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको बोलते हैं CRPC जब ये क्रिमिनल है, और अगर ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता तो उसे CPC बोलते हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं, फिर मैं आपको बता रही हूँ. Okay, under section 138, the drawer of the check may pay interim compensation to complainant in a summary trial or summons case where he pleads not guilty. अब इतनी सारी जो लीगल लैंग्वेज लिखी हुई मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, yes. And the interim compensation under subsection 1 shall, ये subsection 1 है ना, ये सबसेक्शन 2 है, ये सबसेक्शन 3 है. सबसेक्शन 1 shall not exceed 20% अमाउंट ऑफ द चेक, मैक्सिमम 60% हो गया सकता था क्योंकि 3 लाख का चेक था. The interim compensation shall be paid within 60 days, जिस दिन से इंटरिम ऑर्डर आया है,
ओके, और विद इन फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। हो सकता है कि आगे 60 दिन के बाद कुछ कोर्ट ओके दे दे आगे टाइम बढ़ाने का, तो वो 60 + 30 डेज हो सकता है। ये याद कर लेंगे, मैंने एग्जाम्पल में नहीं मेंशन किया था, ठीक है। एज may be deducted by the court on sufficient cause being shown by the drawer of the check। sufficient cause मतलब ऐसे तो 60 ही दिन का दे रहा है, बट लेट्स से विकी कौशल बोलता है कोर्ट को, सरकार दुहाई हो मुझे थोड़ा समय और दीजिए, तो हो सकता है आगे एक्सटेंशन मिल सकते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, बट वो मैक्सिमम 30 डेज का मिल सकता है। Okay. If the drawer of the check is acquitted, the court shall direct the complainant to repay to the drawer the amount of interim compensation। मतलब बाइज्जत बली कर रहे हैं लेट्स से ड्रॉर को, यहाँ पर इंटरिम कंपनसेशन जो दिया था वो वापस ले सकता है ड्रॉर, विद इंटरेस्ट एज पब्लिश्ड बाय आरबीआई। इंटरेस्ट के साथ वापस देना होगा। ओके, prevalent at the beginning of the relevant financial year within 60 days। जिस दिन से बाइज्जत बली हो गया, एक्विट हो गया ना, और फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, जो पीछे जो ड्रॉयर के लिए एप्लीकेबल था वही पे के लिए एप्लीकेबल होगा। 60 डेज के अंदर पेमेंट करनी होगी। जो इंटरिम कंपनसेशन मिला था उसके मैक्सिमम 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, चाहे वो इंटरिम ऑर्डर बनने का था या इंटरिम ऑर्डर वापस देने का है, इन केस ऑफ somebody the drawer not being guilty acquitted। ओके, तो केस था यहाँ पे राकेश नेम कुमार परवाल वर्सेस नारायण ढोंडू जलकर। ये हमारा बॉम्बे के हाई कोर्ट में केस हुआ था। एनी रीजन फॉर डिसऑनर इज एन ऑफेंस। और एक जे वेरिंगवन वर्सेस ललित कुमार का, ये हमारा मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ था। एनी रीजन फॉर डिसऑनर इज एन ऑफेंस, सेक्शन 138 of NI Act। Marginal note stating dishonor of check for insufficiency etc. of funds in account, addition of word etc. cannot be considered to be an accident। कि ओनली रीजन इनसफिशिएंसी नहीं है, बहुत सारे और रीजन भी हो सकते हैं डिसऑनरिंग ऑफ चेक के। ठीक है जी, विद दिस वी आर डन विद NI Act। अब एक सेशन और लगाएंगे जहां हम 1-1.5 घंटा जितना भी समय लगेगा सारे MCQs कर लेंगे। Okay, for now I hope you have understood section 138 of NI Act, and with this I'll take your leave। This is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today। Like, subscribe, share करना नहीं भूलना। Bye bye।